नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HN 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। 9 मई यानी कि आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और 13 मई को रिजल्ट भी सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसी बीच सभी पार्टियां अपना अपना पूरा दमखम लगा दी हैं चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। देर से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं और बीजेपी जोरदार हमला भी बोल रही है सपा पर। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी से विकास की बात करो तो वो तमंचे की बात करती है। वहीं यूपी में विकास तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी निकाय चुनाव में दमदार तरीके से चुनाव प्रचार जारी है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्री सभी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। वहीं बीजेपी के हर एक बड़ा नेता सपा को हर मंच से आड़े हाथों ले रहा है और सपा को गुंडो माफिया वाली सरकार बता रहा है कि जब इनकी सरकार थी तो गुंडो माफिया वाली सरकार थी। वहीं दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस का वो दमखम नहीं दिख रहा चुनाव में जो दिखना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले निर्विरोध चुने गए सदस्यों की लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है। लिस्ट के अनुसार दूसरे चरण में कुल 77 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कई नगर निगम पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य शामिल हैं। 77 निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों में बीजेपी के करीब 50 हैं, यानी 77 में से 48 बीजेपी सदस्य बिना वोटिंग के चुन लिए गए। पहले चरण के चुनाव में भी करीब 85 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध होने वाले सदस्यों में बीजेपी की जीत का प्रतिशत लगभग 70% है। तो निकाय चुनाव का जो रण है वो जारी है और आज शाम 6 बजे तक सभी प्रचार प्रसार थम जाएंगे। पहले चरण में जहां चुनाव हुआ है, बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है और पहली बार आपने देखा होगा नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ये चुनाव सामान्य होता था और जिला स्तर के या विधानसभा स्तर के या नगर पालिका, नगर टाउन एरिया या बड़े चुनाव में वहाँ संगठन अपना काम करता था। लेकिन बीजेपी हेलीकॉप्टर लेकर घूम रही है। उनसे पूछिए कूड़ा हटा तो बोले तमंचा, उनसे पूछिए नाली साफ हुई तो बोले तमंचा, उनसे पूछिए कि बेरोजगारी खत्म हुई तो तमंचा, उनसे पूछिए बिजली क्यों महंगी है तो बोला तमंचा। और एक तो ऐसे आए हैं डिप्टी सीएम जो खुद वेंटिलेटर पे हैं, उनका बजट जो दूसरी पार्टी के लिए वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं या जो अपराध की बात कर रहे हैं। सोचिए अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस ना लिए होते तो कितनी बड़ी सूची होती मुकदमे की, इतनी बड़ी होती। चलिए अब जान लेते हैं जनता के मन में क्या। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी, सीमा गुप्ता से गाजियाबाद, रामपुर से फहीम खान जुड़ चुके हैं। तो हम आपको सीधा पहले रामपुर लिए चलते हैं, फहीम खान के पास। फहीम, सवाल ये है फहीम कि दूसरे चरण का मतदान होना है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम 6 बजे तक। जनता के मन में क्या है? आपके पीछे काफी जनता भी है, क्या है उनके मन में? क्या वो सोचकर इस बार वोटिंग करेगी? उसके दिल दिमाग में इस वक्त वो क्या सोच रही? क्योंकि देखिए वोटिंग करते समय सब कुछ बदल जाता है। अभी क्या फिलहाल जनता सोच रही है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव के साथ साथ आज आपको इस लाइव पे दो खबर मिलेंगी। उपचुनाव जो हो रहा है स्वार के अंदर, ये रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो आपको निकाय से लेकर विधानसभा के उपचुनाव की दो तस्वीरें सामने मिलेंगी और इन दो तस्वीरों में जो मतदाता है वो क्या सोच के वोट करेगा और उसके मन में क्या चल रहा होगा जिस वक्त वो वोट करने जाएगा, और वोट करने के दौरान उसके मन में क्या सवाल होंगे, उसकी क्या चाहत होगी, और वो अपने प्रत्याशी से अपने जो दूल्हा बनने जा रहा है, जिसके दिल सेहरा सजेगा 13 तारीख को, उसके लिए वो क्या सोचेंगे, एक एक करके मैं जानकारी लेना चाहूंगा। अभी मेरे साथ युवा है, क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम अली, किस तरह से क्या रहने वाला है दिमाग में, किस तरह का मत हमारा प्रत्याशी हो और क्या सोच के वोट करेंगे, उधर देख के बताएंगे। सबसे पहले तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारा स्वार टांडा आजाद हो गया। जो रामपुर वालों का पहले गुलाम था, पहले नवाज साहब का था, उनके बाद किसी और साहब का था, अब वो जो है आजाद हो गया। यहाँ
देगी और जो ज्यादा प्यार देगा, ज्यादा काम वाला होगा, जो लोकल का फिर चाहते क्या है? चाहते तो यही है। पहले तो 500 लोगों की वो प्रत्याशी की थी, तीनों प्रत्याशी स्थानीय है। विकास का क्या मॉडल दिमाग में? अब इसमें विकास जो है, हमारे जो साजिद भाई है 30 पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह गिलास है, वो लोगों के बीच में काफी समय से काम भी कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और वो कोई जो हमारे चलिए और लोगों से भी सवाल ले लेते हैं। जब आप वोट करने जाओगे तो आपके मन में क्या सवाल रहेगा, क्या चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए नया युवा नया बिल्कुल तैयारी चाहेंगे और इंशाल्लाह विकास करने वाला है। ये खासकर नादिया सिद्दीकी बहुत अच्छी है और मतलब हॉस्पिटल में मतलब बहुत मदद कर बहुत अच्छी मदद ठीक है। फहीम फहीम आपकी, हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी कम आ रही है, लगता है माइक का तार हिल गया, आप अपनी उधर से जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, जो वहाँ दर्शक बोल रहे हैं उनकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं और माइक नजदीक लेके जाके फिर सवाल पूछूंगा। आप ये बताएंगे कि आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके मन में सवाल क्या होगा? क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र की तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या रहेगा आपके मन में? पहले तो मैं प्रत्याशी के बारे में बता दूं कि प्रत्याशी में ऐसा चाहिए कि पुराना फॉर्मल हो, नया चोर न हो। और ये जो साजिद पास आया, हमारे दोस्त का बेटा है, जो विकास की बात पूछ रहा विकास हूं। तो स्वार की बात कर रहे हैं या स्वार की? आप पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब जो आगे होगा उसके या पीछे जो हो गया? अब जो आने वाला दिमाग में क्या रहेगा? नहीं, पीछे वाला बताऊं। स्वार में कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो, सिर्फ अपना ही विकास हुआ है। और जितना भी पैसा एक माननीय जी ने दिया था वो सिर्फ विकास के लिए दिया था और उन्होंने इशारा भी किया है और किसी ने टिप्पणी भी की है। वो टिप्पणी का जवाब जो है वो 14 तारीख के बाद में खुद ईडी ले लेगी। चलिए, अब आप जब वोट करने जाएंगे तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? अपने क्षेत्र का, और बहुत बढ़िया लड़का है ये और बहुत अच्छा काम करने वाला है और पुराना काम कर चलाया, सभी का भला करता है ये और सबके काम आता है ये, जो इसके पास पहुंचता है आदमी काम आता है। विकास का जो मुद्दा है वो ज्यादा है क्योंकि यह क्षेत्र जो है शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से पिछड़ा हुआ है। तो इन दोनों की तस्वीर क्या रहने वाली है आपकी नजर में? ये सबसे अच्छा विकास करने वाला लड़का है इस बार का। यही चाहते हैं आप, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हो? यही चाहते हैं। और लोग भी हैं, उनसे मालूम करते हैं। ठीक है फहीम, बने रहिए हमारे साथ। फहीम आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गाजियाबाद से सीमा गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। सीमा, गाजियाबाद की जनता क्या चाह रही है? गाजियाबाद क्या सोच रहा है इस बार? क्या कोई बदलाव की बयार बहेगी या फिर कोई बदलाव की बयार नहीं बहेगी और जिस तरह से चलता आया है गाजियाबाद में उसी तरह से चलता रहेगा? लगता है सीमा आपसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या है कानपुर की जनता के मन में? किस तरह से देख रही है जनता वहां पर और क्या सोचकर वोट करेगी वहां की जनता? बताना चाहेंगे, अगर जनता की बात करें तो जनता इस बार जो प्रत्याशी पिछली बार आते थे, वादे करते थे, वादे करके चले जाते हैं, क्योंकि जनता का इस बार कहना है कि जब चुनाव आता है तभी नेता जो प्रत्याशी होते हैं वो मैदान में आते हैं। आने के बाद बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन 5 साल जब बीत जाते हैं उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। इस बार जनता का हमने यहाँ पर कानपुर देहात में मूड बना के रखा है कि कहीं ना कहीं इस बार वो ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो विकास कार्य नहीं हो पाए उन विकास कार्यों को कराए, उनकी जो दिक्कतें हैं वो समस्याएं दूर की जाए। तो जनता कहीं ना कहीं इस बार सोच समझ के बैठी हुई है। अगर बात करें कानपुर देहात की तो कानपुर देहात में पिछली बार दरअसल में 9 यहाँ पर नगर निकाय जो सीटें थी जिसमें से 5 सपा, 2 बसपा और 1 पर निर्दलीय में जीती थी और भाजपा को खेमे में केवल 1 सीट गई थी। तो इस बार बात की जाए चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या भाजपा के दिग्गज नेता कानपुर में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इस बार वो भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमल खिलाने का काम किया जाए, लेकिन जनता इस बार मूड बना के रखी है कि जो विकास करेगा, जो उनकी समस्याओं को सुलझाएगा उसको ही वोट देंगे। जी मनीष। ठीक है, सीमा से बात संपर्क दोबारा जुड़ गया है। सीमा, क्या चाह रही है जनता? कुछ बदलाव हुआ? अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी तो जनता बदलाव चाह रही थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ चीजें भी बदल जाती है। अब जनता के मूड में क्या है? जनता क्या सोच रही है? सीमा जी मनीष, आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान होना है, 11 तारीख को मतदान होगा और आज शाम
6 बजे तक सभी प्रचार प्रसार बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी प्रत्याशी सामाजिक तौर पर प्रचार नहीं कर पाएगा और आज शाम 6 बजे से हर चीज पर रोक लगा दी जाएगी। अगर बात कर रहे हैं गाजियाबाद की जनता की, तो गाजियाबाद की जनता बहुत बड़ा बदलाव चाहती जरूर है, मन से चाहती है कि आखिर हम चुने किसी ऐसे को जो कि विकास कर सके। विकास के लिए लगातार मांग करती रहती है जनता, और जनता को ये भी लगता है कि हमारे जो भी प्रत्याशी हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आते, आखिर वो कहाँ लुप्त हो जाते हैं। और विकास की बात करने वाले जो हैं वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास करते हुए नजर आते हैं। अगर बात करते हैं नाली की, सड़कों की, खरंजों की और आम जनता की, तो वो विकास कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। गाजियाबाद की जनता का मानना है कि हमें विकास की जरूरत है और हमें वही प्रत्याशी चाहिए जीतकर जो कि विकास कर सके और विकास की जो वादे वो करता है उसे वो धरातल पर ला सके। जी मनीष, आपके पीछे कई लोग चल रहे हैं, हम चाहते हैं आप किसी को रोक के पूछें, क्योंकि जब रोक के पूछेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके हमें कि वो क्या चाह रहे हैं, कि वो क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है। सीमा, सर बीजेपी की सरकार 5 साल से आ रही है, काफी लंबे समय से अभी इलेक्शन होना है, मतदान होना है, तो क्या चाहते हैं आप? किसकी सरकार आपको? तो फिलहाल दिल्ली की है और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से रहे और कांग्रेस की हमारी और बीजेपी के बारे में तो हम कह नहीं सकता यहाँ क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन। आप यही के वोटर हैं, किसको वोट देंगे? हम जो काम करेंगे ना तो वोट देंगे हम तो। सर किसको वोट देंगे इस बार? बोला है मुझे सपा को देंगे, जबकि बीजेपी का लगातार कब्जा है निगम के सीट के ऊपर, पिछले 25 सालों से बैठी हुई है। तो आप इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम तो, वही चाहते हैं फिर जो पहले थे हमारे नेता वही आया दोबारा। तो मनीष, गाजियाबाद की जनता बदलाव चाहती है, वो चाहती है फिर से एक बार अखिलेश यादव को लाना, युवा नेताओं को लाकर एक बार फिर से वो गाजियाबाद में बदलाव और विकास चाहती है। जी मनीष, ठीक है, हम रामपुर का रुख कर लेते हैं। फ़हीम, देखिए जनता विकास चाहती है, लेकिन विकास के नाम पर तो बोला जाता है, लेकिन जब हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आप देखिए अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, पोलिंग बूथ पर सब कुछ बदल गया। वहाँ पर जाति धर्म देखने लगे, वहाँ पर भैया ये हमारे कास्ट का है, भैया ये हमारे कास्ट का है, फिर ये भैया हमारे कास्ट का है, देख रहे ना भैया हम अब सिंबल पर चुनाव देंगे, वोट करेंगे, ये भैया बीजेपी के हैं, ये हमारे जानकार हैं, ठीक है। तो इस पर वोट होने लगता है। जैसा अभी एक व्यक्ति कह रहे थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा भैया हैं वो मेरे दोस्त के लड़के हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। एक कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ जानने के हिसाब से वोट दिया जा रहा है या फिर वास्तव में विकास लोग चाहते हैं? सिर्फ जान गए तो वो अच्छा काम करेंगे, इन्हें लग रहा है? जी मनीष, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि जाति और धर्म के अंदर उत्तर प्रदेश का कोना कोना बटा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जाति और धर्म के नाम पे जो खेल खेला गया उसमें खेल खेलने वाले कामयाब हो गए हैं और वो राज कर रहे हैं। आज के वक्त में अगर बात करूं तो जाति जाति में बट गई है, बिरादरी बिरादरी में बट गई है और दोस्त दोस्त के साथ है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। लोग तरक्की की तरफ ध्यान कम कर रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि मेरे बराबर में कौन खड़ा है और कौन मेरा साथ है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ से लेके जब बूथ तक वोटर पहुंचता है तो वोट पहुंचने के बाद वहाँ अपना मन ये बनाता है कि मैं वोट जो करूंगा उसको करूंगा जो मेरे साथ खड़ा होगा, जो मेरे सुख दुख में काम आएगा, जो लोकल का होगा, जिसके घर में रात को 3 बजे भी जा सकूंगा, जो ऐसा आदमी होगा जो मेरे लिए पुलिस प्रशासन से लड़ सकेगा। ऐसे आदमी के लिए वोट डालना तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जो पार्टियों के नाम पे, सिंबल के नाम पे जो लोग जाते हैं उनकी जो संख्या है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इससे हटके भी एक फैक्टर है मनीष। दूसरा फैक्टर यही है कि लोग उस प्रत्याशी को पसंद करते हैं जो उनके बीच का हो या उनके लिए काम करना चाहता हो या काम कर रहा हो, तो उसको पसंद करते हैं। तो वहां जब पहुंचते पहुंचते विचारधारा जो बदलती है उसके पीछे सिर्फ यही एक सोच होती है कि वो हमारे लिए काम करेगा। अक्सर क्या हुआ है रामपुर के अंदर कि रामपुर की बिलासपुर सीट रही हो या फिर स्वार टांडा रही हो, यहाँ ज्यादातर जो लोगों का दबदबा था,
चाहे वो आजम खां का परिवार हो, उनका रहा, या इससे पहले नवाब परिवार था उसका रहा, तो उनका कब्जा रहा। तो जिस तरह से ये लगातार स्वार विधानसभा उपचुनाव जो इस वक्त चल रहा है, इसकी मैं अगर तस्वीर की बात करूं तो यहाँ आजम खां और नवाब परिवार का बड़ा दबदबा रहा इन 35 सालों में। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी 4 से 5 बार यह लगातार जीतती रही, और उनका भी। लेकिन वो सारे ही प्रत्याशी मनीष रामपुर जिले के सिटी के थे, स्वार का कोई नहीं था उसमें। स्वार के प्रत्याशी इस बार अपना दौर आजमाइश कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में है, सड़क जा रहे हैं, गली गली धूल फांक रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी जहां मैं खड़ा हूं, ये एरिया स्वार विधानसभा 34 का आता है, जहां निकाय के साथ साथ आपको मैंने कहा 2 खबर मिलेंगी। दूसरी यहाँ उपचुनाव स्वार की जो कल वोटिंग होनी है उसकी भी तस्वीर है। तो ये जो स्थिति है स्वार की, आपने जैसे सुना वही बिल्कुल तस्वीर यहाँ रहने वाली है। हालांकि विकास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 बार अब्दुल्ला आजम ऐसे विधायक चुने गए, मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो पहले विधायक हैं कि 2 बार वो इलेक्टेड हुए, 2 बार वो चुने गए और दोनों ही बार बर्खास्त कर दिए गए कोर्ट के द्वारा। तो जिस तरह से आजम खान के परिवार से अब्दुल्ला आजम आते हैं और दोनों बार वो यहाँ विधायक चुने गए, और चुनाव चुनने के बाद भी कोई फायदा स्वार टांडा की जनता को नहीं हुआ। विकास का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, विकास के लिए जो सरकार की तरफ से पैसा आना चाहिए था वो भी नहीं आया, वो भी ब्लॉक हो गया। और स्वार की जो स्वास्थ्य की समस्या है इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि पूर्वांचल के किसी बहुत ही बीहड़ इलाके में आ गए। स्वास्थ्य के हालात जो है बहुत ज्यादा खराब है। तो शिक्षा को संभालने की कोशिश जरूर सरकार ने की है। डीएम रविंद्र कुमार मदल ने बहुत मेहनत करने के बाद शिक्षा के स्तर को सुधारा तो है, लेकिन जो स्थिति होना चाहिए वो आज भी नहीं है। स्वार टांडा जिस तरह से जनता को कोस रहे हैं आजम खान कि तुम लोगों ने थूक कर चाट लिया, तुम लोग नमक हराम हो, ना जाने किस तरह के शब्दों का वो यूज़ कर रहे हैं। चूँकि वो हार गए तो वो इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, जनता को गाली दे रहे हैं, और ख़ासकर उन वोटरों को गाली दे रहे हैं जो मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम वोटरों को गुस्सा नहीं आएगा कि भैया एक तो तुमको हम जिताए, ऊपर से अब तुम हमें गाली दे रहे हो, नमक हराम कह रहे हो, थूक कर चाटने वाला कह रहे हो? ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप जनता को कैसे गाली दे सकते हैं? जो जनता आपको वोट करती है आप उसी जनता को गाली देते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं वो जनता आपको फिर जिता कर वो लेकर आए। आपको क्या लग रहा है इस बार जो जहाँ पर आप इस वक्त हैं स्वार विधानसभा में, वहाँ पर क्या जनता हिंदू मुस्लिम को देखकर, मुस्लिम भैया कैंडिडेट खड़ा है तो ये हमारे मजहब का, इसको देखकर वोट करने वाली है, या फिर ये वोट देखकर करने वाली है कि नहीं भैया ये इंसान सही है और ये काम करेगा इसलिए वोट करेंगे? जनता से जरा हम जानना चाहेंगे। देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं, आजम खां का दर्द अलग है। आजम खां विवादित बयानों के बादशाह है, और आजम खां जिस तरह से बोलते हैं वो जहर में चुभी हुई जैसे सुई होती है, और उस सुई को किसी को अगर चुभो दो तो वो मर जाता है। उनके जो बोल होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं। वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कड़कड़ाहट बोल रहे हैं जनता के बीच, वो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता उसको। लेकिन जो उनका खासम खास था, आज वो उनके मुकाबले पे चुनाव लड़ रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि वाह रे नमक हराम वाह, क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए, जैसा कि वो अपने भाषण में कह रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए नगर पालिका स्वार के लिए उन्होंने अपनी कलम से दिए थे जब वो नगर विकास मंत्री थे सपा सरकार में। तो जो उनका खासम खास था, आज उन्हीं के मुकाबले पे वो चुनाव लड़ रहा है। तो नमक हराम तक जो उन्होंने कहा तो उसी शख्स के लिए कहा। लेकिन जिस तरह की ये कड़वी बयानबाजी है, इसको अच्छा नहीं कह सकते। ये जो बयानबाजी एक नेता का कद होता है, एक नेता का एक जो है डेकोरम होता है, उसको कायम रखना होता है। राष्ट्रीय स्तर के नेता और स्टेट लेवल के नेताओं को मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का मैं बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ, क्योंकि वो जब बोलते थे तो सब सुनते थे। ऐसी भाषा होना चाहिए कि जब बोले नेता तो वो सब सुने, चाहे वो कोई सा भी नेता जो जनता है उनसे पूछिए कितना इत्तेफाक, पार्टी का हो। सुनिए फहीम, जो जनता है उनसे पूछिए कि कितना इत्तेफाक रखते हैं उन आजम खान के बयानों से। वो इन जनता ही को कह रहे थे कि तुम आप लोग थूक कर चाटने वाले हो, आप लोग नमक हराम हो, ना जाने क्या क्या। ये तो जनता को कह रहे थे डायरेक्टली वो कि भाई तुम लोग हो। अब फिलहाल चाहे कहें किसी को, लेकिन वो जनता पर आरोप लगा रहे। तो क्या जनता ऐसे शख्स को चाहती है कि क्या वो उसके कैंडिडेट या फिर वो ऐसा लोग आए?
क्या उनको लग रहा है कि आजम खान ने जो कहा है वो गलत है? जनता से ये पूछिए, और ये भी पूछिए कि क्या सिर्फ मुस्लिम चेहरा देखकर ही वोट देंगे आप लोग, या फिर कुछ और भी देखेंगे? जी बिल्कुल, मैं मेरे पास में एक युवा है, मैं उनसे जानकारी करूं। देखिए, जिस तरह से आजम खान बयानबाजी कर रहे हैं, कड़वी बातें कर रहे हैं, नमक हराम तक कह रहे हैं, इस बयानबाजी को आप कहां तक सही मानते हैं? इस चीजें तो चलो गलत है, वो भी है जैसा भी है, वो अपने टाइम में गया, उनका ही बनाया वही, और के थोड़ी कैसा किया। तो आज ये बात, अच्छा, इसका कुछ असर आप महसूस करते हैं अपने दिल पे? आजम खान की जो बयानबाजी है, गलत बयानबाजी, इनका तो उसको क्या मानते हैं? इनका तो नहीं, अब जो उनके सियासत के मामला वो जानते हैं, हमें इतना खास के बारे में मालूम नहीं। बाकी विकास के लिए काफी पैसा दिया है उन्होंने, कोई विकास ना किया भी नहीं। अच्छा, एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है, उसको नमक हराम कह रहे हैं वो, तो क्या मुस्लिमों पे इसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा असर, मगर उन्होंने ये काम किया तभी तो वो काम नहीं करते, तो वो ऐसा क्यों कहते? उन्होंने पहले इनको पैसे दी, कितनी दी दिखा सकते, उन्हें स्कूलों में जाकर देखना, भी काम नहीं कर सकता, गाँव के नाली भी साफ नहीं करा। अच्छा, आजम खान की ओवरऑल जो बयानबाजी, उसको क्या सही मानते हैं? ओवर नहीं है कोई भी, जो वो बोल रहे हैं सच बोला है, सच कोई नहीं बोल रहा है बारे में, जो बोला है बस थोड़ा यह तीखी भाषा से बोल दी है, वो इसका तो हक बनता है उनका बोलने का। चलिए, एक साथी मेरे और है, मैं उनसे भी मालूम करूंगा। एक बात बताएं आप, किस तरह की बयानबाजी मुस्लिमों को लेके आजम खान कर रहे हैं, इससे मुस्लिम नाराज नहीं होगा क्या? चलो होगा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरा अपना है कि नहीं होगा। अच्छा, आप ये कितना टाइम मुझे काम करते हो? मुझे 13 साल हो। अच्छा, इस 13 साल में कोई नेता दुकान का फीता काट दिया हो और 15 आदमी पीछे खड़े हो, आपका नाम क्या? मान लो आप ही नेता हैं, जब भाई नेता की तरह हमारे देश की, और आप भाग गए, उभर गए, तो वो सफीक। ठीक है फ़हीम, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम सीमा गुप्ता के पास चलते हैं, गाजियाबाद। सीमा, आपके सामने कोई रैली निकल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरह से आज अगर हम गाजियाबाद की बात करें, देखिए बयार बह रही है, लोग कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये बदलाव जब पोलिंग बूथ पर आते आते सब कुछ बदल जाता है, पोलिंग बूथ पर चीज़ें बदल जाती है। भाई बीजेपी ने वहाँ, बीजेपी का दबदबा रहा है वहाँ पर, गाजियाबाद में बीजेपी का दबदबा रहा है, तो लोग जो है ये नहीं चाहेंगे सीमा कि वहाँ से जो बीजेपी का जो दबदबा है वो कम हो। आप देखिए, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक आ गए गाजियाबाद, दो डिप्टी सीएम आ गए, मंत्री तक, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद समझ रहे हैं गाजियाबाद उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना वो। जो आए और हमारे जरूर संवारे, लेकिन कहीं कहीं लगातार बना हुआ है, बीजेपी का कब्जा बना हुआ है निगम की सीट के ऊपर। पिछले 25 सालों से बीजेपी ने अपना कब्जा करके जमाया हुआ, लेकिन उतना विकास देखने को नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, ताकि वोटर, गाजियाबाद का जो वोटर है वो ना तो जाति और धर्म के आधार पर वोट करता है, उसके लिए जाति धर्म से ऊपर होता है अपने क्षेत्र का विकास। लेकिन उस वोटर की मांग ही यही रहती है कि उसको विकास मिले और अपने लिए अच्छी सुविधाएं वो मुहैया कर पाए। जो भी कैंडिडेट इस तरह की सुविधाएं उनको मुहैया कराकर देगा, उसी को वो अपना कीमती मत दान करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो शतरंज में बस फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।